हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं हम अपना चैप्टर नंबर 21, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंट्रोडक्शन टू नेचुरल फार्मिंग। ये आपका ग्रेड 9 सोशल साइंस बुक का चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री जो है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की, उसके बारे में क्या बताया। जब इंसान जो है इस धरती पर आया तो उसको जो है किसी भी चीज के बारे में ना तो कुछ पता था ना कुछ समझ थी। तो वो जंगलों में ही रहता था और जंगलों में भी एक इधर उधर घूम घूम के अपनी जिंदगी बसर करता था। उसे खाना चाहिए तो जहां भी उसे खाना मिलता था वो उसकी तलाश में निकलता था और जहां भी उसे मिलता था वो वहीं उससे रुक जाता था। धीमे धीमे क्या हुआ, इंसान को थोड़ी सी समझ आई, उसने अलग अलग तरीके की फसल उगानी शुरू करी। तो क्या हुआ, अब उसका जो खाने की तलाश में वो जो घूमता था वो बंद हो गई और उसने बसना शुरू कर दिया। फिर जो हमारे यहाँ के ऋषि मुनि थे, उनके ज्ञान से, उनके मार्गदर्शन से इंसान ने जो है ग्रुप में रहना शुरू किया, फैमिली डेवलप करी और एक सोशल सिस्टम बना जिसके कारण ह्यूमन सिविलाइजेशन और ह्यूमन कल्चर का फॉर्मेशन। इसीलिए इंडियन कल्चर को सेज एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन भी कहती। कई बार समय समय से देखा जाए तो बहुत सारे चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में, ताकि हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है उसको खाने की कमी जो है ना हो। बहुत सारे बदलाव हमने अपनाए, जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, जैसी जैसी हमारी डिमांड्स थी, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने अंदर जो खेती है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी किए। अब पहले क्या था, जो हमारा रूरल सिस्टम था, मतलब जो गांव की अगर हम बात करें, वो अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। आज़ादी से पहले जो भारतीय किसान थे वो ट्रेडिशनल फार्मिंग को प्रैक्टिस करते थे बैलों की मदद से। ना तो कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट्स थे जिस पर उनकी निर्भरता थी, क्योंकि उनको जो भी वो फसल उगाते थे उससे उनको इतना अनाज मिल जाता था जो उनके लिए पर्याप्त होता था। तो फार्मर्स जो थे वो सेल्फ रिलायंट थे। सेल्फ रिलायंट मीन्स अपने आप में उनको किसी और पर डिपेंडेंसी होने की ज़रूरत नहीं है। खाद चाहिए उन्हें या उन्हें वो संसाधन चाहिए जो खेती के लिए ज़रूरी होते हैं, वो उनको गांव के स्तर पर ही मिल जाते थे। और जो भी पशुपालन होता था उसकी मदद से खाद भी अवेलेबल हो जाती थी। जो ज़रूरतें थी इंसान की खेती के लिए वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के कारण भी पूरी होती। इन जो किसान थे वो क्या करते थे, जो बीज हैं उन्हें सालों के लिए स्टोर करते थे। साथ ही साथ उसने जो है धीमे धीमे जो बीज की क्वालिटी है उसको और बेहतर किया। फिर उसकी मदद से जो है उसने और अच्छी खेती बाड़ी करनी शुरू करी। तो वो जो है सेल्फ रिलायंट के लिए भी था, बीज जो होते उसके लिए। सारे जितने भी गांव वाले थे वो एक दूसरे पर निर्भर थे। तो इसीलिए गांव जो थे उस जमाने के वो अपने आप में इतने सफिशिएंट थे कि उन्हें बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ती थी। कह सकते हैं कि जो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था थी गांव की, वो उतनी पर्याप्त थी जितनी उनको चाहिए या होनी चाहिए। जब चीजों को एक्सचेंज किया जाने लग गया बार्टर सिस्टम के थ्रू गांव के अंदर, बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है कि आप चीज के बदले में चीज दे रहे हैं। तो उस समय करेंसी जो है वो तो इतनी पॉपुलर नहीं थी इकोनॉमी में, और क्योंकि बार्टर सिस्टम चलता था इसलिए जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो आसानी से गांव वालों को अवेलेबल हो जाती थी। अब किसी को अनाज की ज़रूरत है, उसने क्या किया, उसने कोई और दूसरी फसल उसको दे दी या उसने उसको कुछ बर्तन दे दिए, तो आपने बदले में उसके कुछ ले लिया। ग्रीन रेवोल्यूशन की कब शुरुआत हुई और उसके क्या नतीजे रहे। इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉपुलेशन थी कंट्री की वो लगातार बढ़ रही थी। तो अब हमें बाहर के कंट्री से जो ग्रेन्स हैं उन्हें अनाज को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। हमारी कंट्री जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाए फूड ग्रेन्स में, उसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं, उसकी शुरुआत हुई। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था, जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, जो कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने बनाए थे, डेवलप किए थे। और उससे क्या हो रहा था, जो अनाज की पैदावार है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग गई, जिसमें स्पेशली जो गेहूं था उसकी। पर अब जब एक तरफ से होता है ना पैदावार बढ़ने लगती है तो आपको लालच आने लगता है, तो आप क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी फसल हो, क्योंकि बहुत ज्यादा फार्मिंग सिस्टम हमारे यहाँ वैसे ही था। तो ऐसे में जब आपको ये हो जाए कि हमारी पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो, तो फार्मर्स जो है उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो है और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया।
और साथ ही साथ जो सिंचाई है, क्योंकि भाई जब फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं आप, केमिकल पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, तो ज़मीन को पानी भी चाहिए, तो आपने सिंचाई भी बुरी तरह करनी शुरू कर दी। उससे क्या हुआ, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हुए एग्रीकल्चर में। अब इनके बारे में हम जरा सा डिटेल में देखते हैं। एक्सेसिव यूज जो केमिकल्स का था, उससे क्या हुआ, जो फार्मिंग की कॉस्ट थी वो बढ़ने लग गई फार्मर्स के लिए साल दर साल। हर फार्मर जो है वो इस चीज का अनुभव कर रहा था। माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स का जो है इस्तेमाल हो रहा था, और एक ही जमीन पर एक से ज्यादा जो फसल है उसे बार बार उगाया जा रहा था, जिससे क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स करने की जरूरत पड़ने लगी, लैंड में चेंजेस करने की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा पड़ रहे थे। इसकी वजह से जो जमीन थी, ये जो मिट्टी थी, वो बहुत ज्यादा सख्त होने लग गई। और जो मैकेनाइज्ड का फार्मिंग होती है बहुत सारे क्रॉप्स की, उसकी कीमतें बढ़ने लग गई। इससे क्या हुआ, पानी में जो है वो खारापन आना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत तेजी से जो है इरिगेशन हो रहा था। उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है वो भी कम होने लग गई। भाई आप किसी चीज को बहुत ज्यादा अनलिमिटेडली जैसे बेतहाशा यूज करे जा रहे, ये भी तो सोचिए कि आप जब ओवर यूज कर लेते हैं चीज को, तो उसका कहीं ना कहीं तो कोई साइड इफेक्ट होगा। अब जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर थे केमिकल फार्मिंग में, उसका इस्तेमाल तो बहुत कम हो गया, सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा था। नतीजा क्या हुआ, सॉइल फर्टिलिटी कम होने लग गई, प्रोडक्टिविटी कम होने लग गई। जो ऑर्गेनिक खाद है उसकी पर्याप्त मात्रा ना होने के कारण केमिकल फार्मिंग जो है उसने क्या किया, सॉइल मॉइस्चर जो होता है, उसका जो कंटेंट होता है उसको कम कर दिया, जमीन की जो नमी है वो कम होने लग गई। इससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में पानी इस्तेमाल हो रहा था, ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी में केमिकल्स मिल रहे थे। भाई जब मिट्टी में आप केमिकल्स डालेंगे तो वो सीप करके नीचे जाएंगे, नीचे कहाँ जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे जहाँ पानी होता है उसमें पानी में भी केमिकल्स मिल रहे थे। बैलेंस न्यूट्रिएंट्स जो है उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जो भी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही थी सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स की मदद से। उससे क्या हुआ, हम जब खाने को उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में ना तो विटामिन जा रहे हैं ना मिनरल्स जा रहे हैं। अब विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण बॉडी में क्या हो रहा था, तरह तरह की बीमारियां होनी शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इरिगेशन का इस्तेमाल हुआ, केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा था केमिकल फार्मिंग में। उससे क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेज निकलने लग गई, जैसे मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में। एक्सेसिव यूज एग्रोकेमिकल्स का, उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर असर आया, क्योंकि जो केमिकल के रेसिड्यूज होते हैं, लेफ्ट ओवर्स होते हैं, वो उसमें एंटर कर रहे थे, जिससे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर भी असर आ रहा था। जो कॉस्ट थी फार्म प्रोडक्ट्स की वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि केमिकल रिसोर्सेज जो थे उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। नतीजा क्या हुआ, फार्मर की जो इनकम थी वो कम होने लग गई। जो पेस्टिसाइड्स केमिकल फार्मिंग में यूज़ किए जाते थे, उससे जो बहुत ही ज़रूरी हमारे यहाँ के जो कीड़े मकोड़े हैं या बर्ड्स हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एनवायरनमेंट में, वो खत्म हो जा रहे थे। इससे जो एनवायरमेंटल बैलेंस है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। अब जैसे जो हमारे यहाँ बीज होती हैं उनको आप खत्म कर दें, क्यों, उससे क्या हुआ, जो पॉलिनेशन होता है, भाई एक जगह से दूसरी जगह बैठती हैं, वो बीज अपने साथ ले जाती हैं या जो पॉलन्स ले जाती हैं अपने साथ, वो जो है कम होने लगा। नतीजा, जो क्रॉप की पैदावार है उसमें भी कमी आने लग गई। तो जो भी कुछ हमने ऊपर पढ़ा उससे एक चीज समझ में आई कि अगर आप एक्सेसिव यूज करेंगे केमिकल्स का केमिकल फार्मिंग में, तो उसके बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम होते हैं। हमें नेचुरल फार्मिंग अपनानी चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने एक अपने अंदर चेंज किया कि हम ट्रेडिशनल से केमिकल फार्मिंग पर आ गए। तो अब समझ में आ गया कि भाई केमिकल फार्मिंग के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जो एक ओनली ऑल्टरनेटिव बचता है, जो सबसे स्ट्रांग हम कह सकते हैं, वो है हमारा नेचुरल फार्मिंग। अब नेचुरल फार्मिंग होता क्या है, क्यों ये हमारे लिए बिल्कुल स्ट्रांग ऑल्टरनेटिव है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल फार्मिंग जो है एक ऐसा केमिकल फ्री मेथड है जिसे ट्रेडिशनल मेथड भी या फार्मिंग मेथड भी कहा जा सकता है। इसमें क्या है, ना तो केमिकल फर्टिलाइजर्स ना पेस्टिसाइड्स किसी का भी इस्तेमाल नहीं होता। ये एग्रो इकोलॉजी पर आधारित होता है, मतलब ये जो नेचर के हमारे प्रिंसिपल्स हैं उस पर बेस्ड फार्मिंग सिस्टम है। इसमें अलग अलग तरह की जो खेती है वो की जाती है, डाइवर्स फार्मिंग सिस्टम हो सकता है इसमें। और जो भी क्रॉप्स हैं, ट्रीज हैं, या जो हमारे लाइफ स्टॉक जिसको पशु कहते हैं, वो भी जो है इसमें सब
इंक्लूड किए जा सकते हैं। और इससे जो है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसे हम कहते हैं जो हमारी नेचर ने वैरायटी दी है, बैलेंस दिया है, वो सब जो है इसमें मेंटेन रहता है। तो ओवरऑल इसको अगर हम शॉर्ट में समझें तो ये है कि नेचुरल फार्मिंग एक ऐसी केमिकल फ्री ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है जो नेचर के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है और जिसमें क्रॉप्स, ट्रीज, लाइवस्टॉक एक साथ इंटीग्रेट करके बायोडाइवर्सिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स जो है वो एग्जिस्ट करती थी कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब ह्यूमन जो है इस अर्थ पे आया उससे पहले जो है लिविंग थिंग्स कितने सालों से पहले एग्जिस्ट करती थी। अगर हम नेचर के सिस्टम को समझें जिसने इस एग्जिस्टेंस को बरकरार रखा, बनाए रखा, और उसका अगर हम इस्तेमाल करें अपने फार्मिंग सिस्टम में तो ये कहलाती है नेचुरल फार्मिंग। भाई बिल्कुल सिंप्लीफाइड ये बताया गया है कि आपके धरती पे आने से पहले भी ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कर रही थी। अब हमारा जो प्रकृति का जिस तरीके का सिस्टम है कि उसने जो है अभी तक इन चीजों को बरकरार रखा, वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है, तो क्यों ना हम उस मेथड को अपनाएं और अपने फार्मिंग मेथड सिस्टम में इसको इस्तेमाल करें, तो वो जो है हमारी नेचुरल फार्मिंग कहलाएगी। जो स्टडी और रिसर्च थी इस नेचर की, उसको किया पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर ने, जिन्होंने एक ऐसा मेथड डेवलप किया जो है समरी था उस स्टडी का, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, SPNF। बहुत ज़्यादा कोशिशें करी गई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो प्रेवलेंस है नेचुरल फार्मिंग की उसको बढ़ाया जाए और मैक्सिमम नंबर जो फार्मर्स के हैं उनको इससे फ़ायदा पहुंचे। जो डांग डिस्ट्रिक्ट है उसको डिक्लेयर किया गया है अभी रिसेंटली नेचुरल फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा। जो यूनिवर्सिटी है नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की, उसकी जो स्थापना हुई थी वो गवर्नमेंट के द्वारा इसीलिए की गई थी ताकि और ज़्यादा जोर दिया जा सके, बूस्ट किया जा सके एजुकेशन को, रिसर्च को, और जो भी इससे संबंधित एक्टिविटीज़ है उनको और बढ़ाया जा सके नेचुरल फार्मिंग में। इसके साथ साथ गुजरात नेचुरल फार्मिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो भी बनाया गया। पर्पस क्या था कि जो स्कोप है नेचुरल फार्मिंग की उसको और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए और इंसेंटिव्स दिए जाएं फार्मर्स को बिना अनइंटरप्टेड गाइडेंस के। अब चीज़ क्या पूछते हैं कि नेचुरल फार्मिंग बेस्ट ऑप्शन क्यों है। अब ये तो चीज़ हमने बता दी कि नेचुरल फार्मिंग होता क्या है, लेकिन अब हम अगर देखें तो नेचुरल फार्मिंग हमने कहा था ना कि एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव है, तो ये क्यों बेस्ट ऑप्शन है अब इसको समझते हैं। नेचुरल फार्मिंग जो है वो हमारा जो फार्मिंग कल्चर है उसको सस्टेन करने में मदद करता है। हमारा जो फार्मिंग कल्चर है वो बहुत पुराना है। आज क्या है, बहुत एक्सेसिव केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पैदावार ज़्यादा मिले। इससे क्या है, कॉस्ट जो फार्मिंग की है वो बहुत बढ़ गई है। नतीजा क्या हुआ, इनकम कम हो गई। तो अब हमें जो है अपनी ये जो विरासत मिली है, हमें इतनी अच्छी जो हमारी विरासत है, इसको जो है हमें प्रिजर्व करना होगा। अगर हम इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो जो ओनली ऑप्शन है वो हमारा है नेचुरल फार्मिंग। और ये देखने को भी मिलता है, जो एक्चुअली एक्सपीरियंस हुआ है बहुत सारे सफल किसानों के द्वारा, वो जो है इससे पता चलता है कि हाँ नेचुरल फार्मिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा है नेचुरल फार्मिंग सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए। अब नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें फार्मिंग कॉस्ट बहुत कम है, ना के बराबर। वही जो प्रोडक्शन है वो भी कम नहीं होता, क्वालिटी प्रोडक्ट जो है अवेलेबल होती है एक ऐसे प्राइस पे जिसको सब लोग खरीद सके। नतीजा, फार्मर्स को जो है फाइनेंशियली बहुत फायदा हो। फार्मर जो है वो सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं क्योंकि अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बाहर से रिसोर्सेज खरीदें नेचुरल फार्मिंग में। फ्रेंड्स, नेचुरल फार्मिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है एक सही मायने में अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो उसके लिए। फिर आता है नेचुरल फार्मिंग लॉन्गेविटी के जो लैंड की है उसके लिए। कितनी उपजाऊ भूमि थी जब हमें मिली थी, हमें विरासत में जब मिली तो ज़मीन कितनी उपजाऊ थी, कितनी फर्टिलिटी थी लैंड के अंदर, और कितनी फर्टिलिटी हम छोड़ के जाएंगे अगली जनरेशन के लिए अगर हम इस तरीके से एक्सेसिव केमिकल्स का इस्तेमाल करते रहे। भाई जब हमें ज़मीन मिली तो बहुत उपजाऊ थी,
बहुत फर्टाइल थी, लेकिन हमने क्या किया, एक्सेसिव केमिकल्स का यूज कर करके उस जमीन को जो है एक तरह से सख्त बना दिया, उसको उपजाऊ उसकापन उसका कम कर दिया। तो अब आप सोचो, जब आपके बाद जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उसको जब जमीन मिलेगी तो आप कैसी जमीन छोड़ के जाओगे, उपजाऊ या बिल्कुल केमिकल्स डाल डाल के उसको बर्बाद करके। तो ये अब आपको खुद सोचना है। जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। कुछ हिस्सों में इंडिया के लैंड जो है वो इनफर्टाइल हो गई है। एक्सेसिव यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का, उससे जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की वो बहुत कम हो गई है। नेचुरल फार्मिंग जो है वो सॉइल को फर्टाइल बनाती है और प्रोडक्टिव बनाती है लंबे समय तक के लिए। इसी नेचुरल फार्मिंग की वजह से बहुत सारे इंप्रूवमेंट जो है सॉइल फर्टिलिटी में देखे जा सकते हैं। फिर है नेचुरल फार्मिंग फॉर कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब जो ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा है, ये सभी लोग इसके बारे से फेमिलियर है। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न बना हुआ है। कई कोशिशें करी जा रही हैं ताकि ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी आपदाएं आ रही हैं, बारिश बहुत ज़ोरों से होती है, सूखा पड़ता है, बवंडर आते हैं, बहुत तेज़ गर्मी, बहुत तेज़ ठंडा, बारिश का मौसम हो ना हो बारिश हुई जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हीकल्स, मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल्स, केमिकल फार्मिंग, ये सब जो हैं वो फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं ग्लोबल टेम्परेचर के राइज होने में। जो SPNF मेथड था, ना तो उसमें कंपोस्ट का इस्तेमाल होता है ना ही केमिकल फर्टिलाइजर्स का। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उन्हें कम किया जाता है, क्योंकि जो क्रॉप यानी जो हमारी फसल है उसका जो लेफ्ट ओवर होता है वो दोबारा से सॉइल में चला जाता है मल्च के फॉर्म में, बजाय उसको जलाने के। मल्च का मतलब होता है कि जो भी हमारी फसल कटी या उसके बाद जो उसके तिनके होते हैं, उसकी पत्तियां होती हैं, सूखा हो, जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़मीन पर ही उसे बिछा दें, ताकि उसका जो भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर है, एक तरह से ऑर्गेनिक कवर सॉइल पर डाल देते हैं, तो उसके जितने भी कंटेंट्स हैं वो सॉइल में चले जाते हैं, बजाय उन सबको जलाने के। फिफ्थ पॉइंट है नेचुरल फार्मिंग फॉर हेल्दी लाइफ। हमारी कंट्री में लोगों को आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, कि कैंसर हो, डायबिटीज हो, हार्ट डिसीज हो। वजह क्या है? क्योंकि जैसे अब लोग हर दिन कितने लोग हैं जो कैंसर से मरते हैं। मेन कारण अगर इसके पीछे देखा जाए, उसकी जांच करी जाए, तो पाया जाएगा कि जो हमारे यहाँ डिजीजेज हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नेचुरल फूड है वो, अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, एक हेल्दी जीना चाहते हैं, तो हम उस नेचुरल फूड को अपने से अलग नहीं कर सकते। नेचुरल फार्मिंग सिस्टम, इसमें कहीं पर भी किसी केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता, तो प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीटली केमिकल फ्री होती है। इस मेथड से क्या होता है, हम नेचर का जो सिस्टम है उसको साथ लेके चल सकते हैं, जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर है वो अवेलेबल होते हैं, जो भी हम उसमें फसल बोलते हैं। जो क्रॉप्स इस मेथड से प्रोड्यूस किए जाते हैं वो जो है न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं और उनकी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। नेचुरल फार्मिंग फॉर वाटर कंजर्वेशन, जो स्लोगन्स हैं जैसे वाटर इज लाइफ या प्लांट ट्रीज ब्रिंग रेन, ये हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती। कई कारण हैं जो हमारे यहाँ वाटर समस्या है उसके, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम पानी जो है उसे जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा तो हम उसको वेस्ट कर देते हैं। ना तो हम सही समय पे, नहीं सही जगह पर पानी स्टोर करते हैं जैसी नीड हो, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, उसकी कमी होती है। एक्सेसिव में केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इरिगेशन का इस्तेमाल करने के कारण हमारी सॉइल जो है वो बहुत सख्त हो गई है। नतीजा, पानी जो है वो नीचे अंडरग्राउंड तक सीप नहीं करता, लैंड लेवल नहीं है, तो जो पानी है वो ज्यादातर खेतों से बह जाता है जब बारिश होती है, या खेतों में जाता ही नहीं है, बाहर खेतों से निकल जाता है। आज की डेट में जो अंडरग्राउंड लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है, वाटर पॉल्यूशन बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन गई है। जो सॉइल है वो सॉफ्ट और फर्टाइल सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फार्मिंग के थ्रू ही हो सकती है।
जैसे जैसे मल्च का इस्तेमाल होता है नेचुरल फार्मिंग में बढ़ेगा, मॉइस्चर जो होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो भी बढ़ेगी और उससे पानी जो है वो भी सेव किया जा सकेगा। ये जो मेथड है इसमें जो सॉइल वर्म्स होते हैं या जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज बढ़ जाती है। नतीजा जो फिजिकल कंडीशन है सॉइल की वो इम्प्रूव होती है और सॉइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल और पोरस हो जाती है। बहुत मात्रा में जो बारिश का पानी है वो सॉइल जो है उसके अंदर परकोलेट करता है और ग्राउंड लेवल तक पहुंचता है। मतलब बारिश का पानी, नमी जो या बारिश जो है उसको पानी सोख लेती है मिट्टी। फार्मर्स ने ये अनुभव किया है कि ये जो मेथड है ये रेन वाटर को स्टोर करता है सॉइल में और इससे जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो भी बढ़ जाती है। इसी के कारण जो वाटर रिक्वायरमेंट है क्रॉप की वो कम होती है बजाय केमिकल या और जो फार्मिंग मेथड्स है। अब आता है नेचुरल फार्मिंग, जो काउ लीनियज है गौवंश उसको सेव करने के लिए। इंडियन कल्चर में काउ को जो है हम एक मदर के तौर पर वर्शिप करते हैं। ये भी माना जाता है कि जो बॉडी है काउ की वो लगभग एक 33 करोड़ जो देवी देवताएं हैं घर है उनका। ये जो रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स हैं, पर अभी तक तो हमने इनको इसी तरह से समझा है, लेकिन अब हम इनको साइंटिफिकली समझते हैं। जो स्वदेशी काउस हैं वो हमारे जो नेचुरल एग्रीकल्चर है उसकी बैकबोन मानी जाती है, एक तरह से रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। 1 ग्राम जो काउ डंग है, गोबर है, उसमें कितने सारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। काउ का जो यूरिन है, काउ की मिल्क, घी, ये सब जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। हम लोग कहते हैं पर एक हर चीज़ जो प्रकृति ने हमें दी है उसका कहीं ना कहीं कोई उपयोग है। आज की डेट में क्या है, लोगों के पास इतनी समझ नहीं है कि वो साइंटिफिक इंपॉर्टेंस समझ सकें काउस की। तो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू काउ को भी जो है एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस मिलेगा सही मायने में, और फार्मर्स जो हैं वो भी काफ़ी हद तक संपन्न हो। इसीलिए काउ को जो है वो बहुत ही सेक्रेड और रिस्पेक्टेबल माना जाता है। चाहे काउ का डंग हो यानी गोबर हो, काउ की यूरिन गौमूत्र हो, या जो दूध होता है, अलग अलग तरीके की जो ब्रीड्स हैं उनका, खासतौर से स्वदेशी जो ब्रीड्स हैं उनके बहुत ज़्यादा मेडिसिनल फायदे भी होते हैं। इसीलिए जो कैटल ब्रीडिंग है वो बढ़ेगी, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो भी जो है बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो ज़रूरतें हैं काऊ की वो भी काफ़ी हद तक बढ़ेंगी अगर हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। 8th और लास्ट पॉइंट है कि नेचुरल फार्मिंग इम्प्रूव कर सकता है लाइफ फार्मर्स की। किसान को कहा जाता है कि वो फादर है वर्ल्ड का, पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को हासिल करने के चक्कर में किसान जो है वो खर्च ज़्यादा कर रहा है और मिल उसे जो है बहुत कम रहा है। नतीजा वो हमेशा दुखी बना रहता है। नेचुरल फार्मिंग यही प्रिवेंट करती है कि नेचर का शोषण ना हो। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल इस तरीके के जो मेथड से किया जाता है उससे चाहे लैंड हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, दोनों की हेल्थ को बहुत फ़ायदा हो। जो लो प्रोडक्शन कॉस्ट है या जो इंक्रीज होते हुए जो प्रॉफिट मार्जिन हैं, इससे क्या होगा, फार्मर जो है वो फाइनेंशियली काफ़ी हद तक संपन्न होंगे, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फ़ायदा होगा। आज की डेट में फार्मर्स जो है वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत सारे जो बाकी फार्मर्स हैं वो भी इनसे इंस्पायर हो रहे हैं। कई सारे चेंजेस जो हैं वो फार्मर्स की लाइफ में देखने को मिलते हैं इसी नेचुरल फार्मिंग के कारण। चाहे नेचुरल फार्मिंग हो, नेचुरल फूड हो, ये बेस्ट वे हैं ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो हम सबको क्या करना चाहिए, साथ आना चाहिए, कंट्रीब्यूट यानी योगदान देना चाहिए कि एक बहुत ही संपन्न और सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर नेशन बनाए नेचुरल फार्मिंग के थ्रू। इसके लिए नेचुरल फार्मिंग की मदद से हमें क्रांति लानी चाहिए और इंडिया को और ज़्यादा ग्लोरियस यानी कि प्रेजवर्दी बनाना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके जानने के लिए दी गई है कि नेचुरल फार्मिंग जो है वो 5 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। बीज अमृत, जीव अमृत और घन जीव अमृत, वापसा, अच्छा दाना मल्चिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म
और बायोडाइवर्सिटी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की है उस। वापसा क्या होता है? वापसा होता है कि जो सॉइल है वो अपने मॉइस्चर को रिटेन कर सके अलग अलग क्रॉप्स के लिए। इससे क्या होगा? क्रॉप्स जो है बहुत आसान और एफिशिएंट तरीके से बढ़ पाए। तो ये था आपका चैप्टर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप इसमें जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक आप सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।